नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंटों पर नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। कल मैंने आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनको भी हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वैदिक सिविलाइजेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग आ जाइए सभी। हाँ जी, चलिए, बहुत शानदार बच्चों। यहाँ पर आपके अपने राजस्थान, जयपुर, जो भी राजस्थान से हो, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान से हैं उनके लिए, या जो आसपास से वहाँ पहुँच सकते हैं, RWA परिवार का जागरूकता रोजगार जागरूकता मीटअप अंकित सर के साथ पूरी RWA टीम 12 मिलियन का सेलिब्रेशन मनाने के लिए 7 अप्रैल 2024 में आपको 11 बजे मन्नत मैरिज गार्डन, रिद्धि सिद्धि सर्कल, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान में आपसे मिलने आ रही है। तो आप कौन कौन है राजस्थान से? एक बार राजस्थान वाले बच्चे थम करें जो राजस्थान में हमसे मिलने आ रहे हैं, है ना? कौन कौन बच्चे हैं, ताकि हमें पता चले। शॉर्ट में नहीं पढ़ाएंगे, जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके लिए जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं उनको हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो आप सभी साथी जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। आज PDF से ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी मनमानी हमने देख ली। अब हम अपनी मनमानी करके देख लेते हैं कि जो आपके लिए बेनिफिट हो। मनमानी नहीं कहेंगे, आपके लिए बेनिफिट है। कपिल सैनी कह रहे हैं मैं राजस्थान से हूं, मैं जरूर आऊंगा। और कौन कौन बच्चे हैं? चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कि भैया मनीष कह रहे हैं अलवर से हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, नहीं शॉर्ट नहीं करा रहे हैं, बहुत डिटेल करा रहे हैं। तो आप लोग जरूर, जो भी राजस्थान के आसपास से हैं, जरूर मिलें। वैदिक सभ्यता की चर्चा होगी, वैदिक सिविलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे कि सर जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता है, हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की। तो आप लोग बताइएगा कि वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं तो ये वैदिक शब्द है, जो वैदिक शब्द है वो वेद से बना हुआ है। किससे बना है? वेद से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता जो संस्कृत में, या ऐसे कह सकते हैं, वेद से बना है, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। जिसके निर्माता आर्यों को माना जाता है कि भैया जो आर्य थे ये वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। कौन थे? जो आर्य लोग थे ये वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। अब आर्य शब्द का पता कैसे चला? कैसे पता चला कि आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी? कैसे पता चला? हाँ जी, ठाकुर जी बिल्कुल, अनूप सिंह जी बिल्कुल, कोशिश है 15 पे वहीं आने की। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर निर्माता आर्य थे, कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। लेकिन आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1853 में मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर बात करूँगा कि आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1853 में मैक्स मूलर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मैक्स मूलर के द्वारा किया जाता है। आर्यों की भाषा पूछी जाए तो आप कहेंगे संस्कृत। मैं हर स्लाइड को याद कराता हुआ चलूंगा कि भैया ये बताइए, यूज ऑफ द वर्ड आर्या, जो आर्या वर्ड है इसका प्रयोग सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने कहा है। और मैक्स मूलर कौन है? ये इतिहासकार है, हिस्टोरियन है। ये कौन है? हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, जिन्होंने 1853 में पहली बार आर्य शब्द का प्रयोग किया। और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। लैंग्वेज ऑफ आर्याज, आप कहेंगे आर्याज लैंग्वेज इज
वॉज, इज नहीं वॉज, कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, तो आर्याज लैंग्वेज वॉज संस्कृत। ये सिंपल सी चीजें, इनको नोट डाउन करें। दोबारा से मैं पढ़ाता हूं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना, जिसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। क्या मतलब है? ज्ञान, नॉलेज। लिख लेंगे कि भैया इसका जो संस्कृत भाषा है वो किसकी है? वो आर्यों की संस्कृत भाषा है, आर्यों की संस्कृत भाषा है। हाँ जी, सूरज राणा जी धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, वैदिक शब्द वेद से बना है और जिसका अर्थ है ज्ञान। इसके निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का प्रयोग मैक्स मूलर ने 1853 में किया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है आपको, यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है जो बहुत ज़्यादा डीप लेके चले। आप बस ये ध्यान रखें कि आप सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, ना कि आईएएस-पीसीएस की। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम है उसी एग्जाम ओरिएंट ही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगर आप भैया बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल, तो हमारा आरडब्ल्यूए परिवार पर जो सिविल हमारा चैनल है उसी पर एनसीईआरटी सार के नाम से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप अथा जीएस पढ़ लो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में बांटेंगे। वैदिक संस्कृति को, वैदिक कल्चर को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक होगा ऋग्वैदिक काल, एक होगा ऋग्वैदिक काल, एक होगा उत्तर वैदिक काल। कि भैया ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में कि भैया ऋग्वैदिक काल में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसके प्राचीन अंश, एंशियंट पार्ट 2 से लेकर 7 तक हैं। कितने? 2 से लेकर 2 to 7। नवीन यानी कि नवीन अंश कौन कौन से? पहले और 10वें। न्यू पार्ट है 1st and 10th। ठीक है जी, कि भैया जो ऋग्वैदिक संहिता है, ऋग्वैदिक संहिता को हम बात करेंगे। ऋग्वैदिक संहिता इसी काल में लिखी गई है। हालांकि वैदिक संस्कृति को दो भागों में हमने बांट लिया, एक ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में 1500 से लेकर 1000 बीसी तक पढ़ेंगे, जबकि उत्तर वैदिक काल में 1000 से लेकर 600 बीसी तक हम पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और इसमें जो प्राचीन मंडल थे वो 2 से लेकर 7 तक थे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन पहला और 10वां ये नए मंडल ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है जी, यहां पर हम लोग पढ़ लीजिए। क्लियर है? इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। हम बात दोनों की ही करेंगे, जितना आज कवर कर पाएंगे उतना पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत बचेगा तो उसको हम कल कवर करेंगे, वरना आज ही मैं इसको आज ही कवर करा दूंगा। ये आप लोग सारी चीजें लिख लीजिए। धर्मेंद्र पाल जी, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नई है, इसको अपडेट करना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें अपडेट ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने? एक बार थंब ज़रूर कर देना लिखने के बाद कि भैया ये सारी चीज़ें आपने लिख ली होंगी। हाँ जी, चलिए। उत्तर वैदिक काल को पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं, इसको ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं। इसको उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक पीरियड बोलेंगे। मैं लिख देता हूं इसको भी लिख देता हूं पोस्ट वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। ठीक है जी, चलिए। और इसको हम क्या बोलेंगे? ऋग्वैदिक। आप इसको क्या लिखेंगे कि भैया इसको हम क्या लिख रहे हैं? आप कहेंगे भैया ऋग्वैदिक। ये जरूर लिख लेना, ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है जी, ऋग्वैदिक पीरियड। ये सिंपल सी चीजें हैं, ऋग्वैदिक पीरियड। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे, ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि सर जो ऋग्वेद पढ़ने वाला होता है उसे पुरोहित कहा जाता है, कि ऋग्वेद पढ़ने वाले पंडित को पुरोहित यानी कि होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कौन है? ये ऋग्वेद पढ़ने वाला पुरोहित है। ऋग्वेद
पढ़ने वाला पंडित, ऋग्वेद पढ़ने वाला पंडित, कि भैया ऋग्वेद पढ़ने वाले पंडित को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद पढ़ने वाले पंडित को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र। ठीक है, अब बात आती है भैया ऋग्वेद को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऋग्वेद को हम यहां पर ऋग्वेद को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक साकल में, एक बालखिल में और एक वास्कल में। किस में? वास्कल में। अब बात आती है कि ऋग्वेद का जो साकल पार्ट है इसमें कुल मंत्र कितने हैं? 1017 मंत्र हैं। बालखिल में कुल मंत्रों की संख्या 11 है, जबकि वास्कर जो वास्कल है इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 56। कितनी है जी? 56। ठीक है, कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद पढ़ने वाले पंडित को हम होत्र बोलते हैं। जो पुरोहित होता है, पुरोहित मतलब पंडित, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसे होत्र या होता बोलते हैं। जबकि ऋग्वेद को हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, एक साकल, बालखिल और वास्कल। इसमें भैया 1017 मंत्र है, इसमें 11 मंत्र है, इसमें 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद की बात होगी कि ऋग्वेद संहिता की रचना इसी काल में हुई है, कि ऋग्वेद संहिता की रचना ऋग्वैदिक काल में ही हुई है। किस में हुई है? ऋग्वैदिक काल में हुई है। ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद संहिता की रचना की गई है। द ऋग्वेदा संहिता वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बात आती है कि सर जो वैदिक सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी कि सिंधु घाटी सभ्यता इज अ अर्बन सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता वाज अर्बन सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक सिविलाइजेशन है, ये ग्रामीण थी। ये क्या थी? तो दिस सिविलाइजेशन वॉज बेसिकली रूरल। ठीक है जी, कैसी थी? ये रूरल थी, ग्रामीण थी। तो आप कहेंगे ये सभ्यता कैसी थी? तो ये ग्रामीण थी। समझेंगे आप लोग यहां पर? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, इन चीजों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या अगर हो तो प्लीज बताएं। हाँ जी, चलिए देखिए, आप एक बच्चा है लिख लिख कर पढ़ाओ। अगर आप कमेंट ही करते रहेंगे तो क्या ही पढ़ पा रहे होंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। ऋग्वेद को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एक साकल, साकल को साकल ही बोलते हैं, जिसमें 1017 मंत्र हैं। बालखिल की अगर मैं बात करूं, उसमें 11 मंत्र हैं। और यहां पर वास्कल की बात करते हैं तो इसमें 56 मंत्रों की संख्या दी गई है। बात आती है ऋग्वेद संहिता की, कि ऋग्वेद संहिता की रचना ऋग्वेद काल में ही हुई है। और ऋग्वेद सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में बात कर भी ली है डिटेल से। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। ये आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी से बताइए, यहां पर आप लोगों ने लिख लिया। चलिए, ये ऋग्वेदिक संहिता ही हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल मेरी कोशिश यही रहेगी सुमित कि मैं 9 मई से पहले ही इसको कंप्लीट कर दूं। हालांकि मेरी कोशिश होगी कि इसको 5 मई से पहले ही मैं खत्म कर लूं। ठीक है, आगे बात करेंगे। आर्यों का आरंभिक जीवन पशु चारण पर आधारित था, कैटल ग्रेजिंग पर आधारित था। जो आर्य लोग थे ये पशुओं को चराते थे। किसको चराते थे? पशुओं को चराते थे। ठीक है जी, किसको? पशुओं को चराते थे, कि भैया पशुओं को चराते थे, जिस कारण आर्यों का जो जीवन था वो कैटल ग्रेजिंग बेस्ड था, पशु चारण बेस्ड था। अब बात आती है कि एक बोगज कोई अभिलेख मिला था, 1400 ईसा पूर्व का एक बोगज कोई अभिलेख मिला था मध्य एशिया से, जिसे माइनर एशिया भी कहा जाता है। माइनर एशिया भी कहा जाता है।
ठीक है कि भैया जो बोगज कोई का 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। ये अभिलेख कहाँ से मिला था? ये अभिलेख एशिया माइनर से, या इसे हम मध्य एशिया भी कहते हैं। एशिया माइनर को मध्य एशिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मध्य एशिया भी कहा जाता है। के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य 4 प्रमुख देवताओं का उल्लेख किया गया है। यहां पर चर्चा यह है कि सर जो 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख, इनस्क्रिप्शन ऑफ बोगज कोई जो माइनर एशिया से मिला था, उसमें ऋग्वेद के 4 प्रमुख देवताओं का जिक्र है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 प्रमुख देवता प्राप्त हुए, प्राप्त नहीं हुए, उनका वर्णन है। क्या है उनका वर्णन? है किसमें? 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख में। अभिलेख को हम बेटा इनस्क्रिप्शन बोलते हैं माय डियर, इनस्क्रिप्शन बोलते हैं। और इसी में लिखा हुआ है, इसी बोगज कोई अभिलेख में लिखा हुआ है कि जो वैदिक आर्य थे, जो वैदिक आर्य हैं, ये ईरान से होकर भारत आए हैं। ईरान से होकर भारत आए। कहां से? ईरान होते हुए भारत आए, जो खैबर दर्रा पार किया और फिर भारत आ गए। अब बात आती है पता कैसे चलेगा? तुलना की जाएगी, कंपेयर की जाएगा। जैसे भारत में ऋग्वेद है, वैसे ही ईरान का एक ग्रंथ है जिसे अवेस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? अवेस्ता। अवेस्ता और ऋग्वेद सिमिलर है। अवेस्ता में भी वही चीजें लिखी हुई हैं जो हमारे ऋग्वेद में लिखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमल कुमार, मैं बिल्कुल मिलूंगा बेटा। मेरा सौभाग्य होगा कि आप वहां पर होंगे, वहां पर आप मिलेंगे। आपका देखिए, हम लोग तो डेली आपको यहां पर, आप लोग हमें डेली देखते हैं, लेकिन हमें कभी कभी सौभाग्य मिल पाता है कि हम लोग भी आपको देख पाएं। तो मैं खुश नसीब समझूंगा कि आप मुझसे जयपुर में आकर मिलेंगे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मेरे बच्चे वहां पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए हम लोग बात कर ले रहे हैं। और मैं एक फैक्ट और बता दूं आप लोगों को, बोगज कोई अभिलेख को बहुत पुराना, या ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है बोगज कोई 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख। ठीक है जी, चलिए ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए। हमने कहा कि भैया ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से की जाती है, कि ईरान का एक ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता की तुलना किससे की गई है? भारत के ऋग्वेद से। किससे की गई है जी? ऋग्वेद से की गई है। किससे की गई है मेरे लाडलो? ऋग्वेद से की गई है। चलिए बहुत बढ़िया। किसी को यहां पर कोई समस्या हो रही हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, जरूर बताएं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर हम सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये आपको क्लास में ही याद करना है, आपको क्लास में ही याद करना है। ठीक है जी, चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इन चीजों पर कि ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से की गई है। किससे की गई है? अवेस्ता से की गई है। ठीक है, इसे अवेस्ता या जैन अवेस्ता भी कहा जाता है। यहां तक आप लोग लिख लें तो एक बार जरूर बता देना। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। नहीं जी, कोई चार्ज नहीं है भैया। आपसे मिलने का क्या चार्ज होगा? आपसे मिलने का क्या चार्ज होगा? चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि भैया ये बताइए कि वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें 4 प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में 4 प्रमुख देवता हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में देवता बदल जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता माने गए, वरुण, मित्र, नासत्य प्रमुख देवता माने गए। ठीक है, चलिए लिख लिया हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। लिख लिया? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं भौगोलिक विस्तार। जो भारत में आर्य थे, जो आर्य थे ये कहाँ पर निवास कर रहे थे? जो आर्य थे इनका निवास स्थान क्या था? चलिए, यहाँ पर सप्त सैंधव क्षेत्र, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। क्या है? 7 नदियों का क्षेत्र। आर्यों का जो निवास स्थान ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र को बताया गया है। और सप्त सैंधव क्षेत्र जो कि पंजाब वाला क्षेत्र माना जाता था, पंजाब वाला क्षेत्र माना जाता था, जिसका मतलब है 7 नदियों का क्षेत्र। कौन सा? 7 नदियों का क्षेत्र। जैसे सिंधु, सिंधु को इंडस बोलते थे, सरस्वती, सरस्वती बोलते थे, सतुद्री जिसे वर्तमान में सतलज बोलते हैं। ऐसे भी पूछ लेगा कि सतलज का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। ऐसे भी पूछ सकता है सतुद्री का वर्तमान नाम बताइए, सतलज। तो आप कहेंगे बिपाशा, बिपाशा को वर्तमान में ब्यास बोलते हैं। परुष्णी जिसे रावी बोलते हैं, बितस्ता जिसे झेलम बोलते हैं, अस्किनी जिसे चेनाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? चेनाब। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक हम सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। लिख लीजिएगा कि भैया ऋग्वेद में आर्यों का जो निवास स्थान है वो सप्त सैंधव क्षेत्र है। क्या है? सप्त सैंधव क्षेत्र। ठीक है, सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि 7 नदियों का क्षेत्र। क्या है? 7 नदियों का क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहां पर 7 नदियां बहती थी वो आर्यों का निवास स्थान था। ये भारत में आर्यों का निवास स्थान है। ठीक है जी, ये एशिया है हमारा। ठीक है, ये यूरोप है, ये हिंद यूरोपियन है। ठीक है, और यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये क्या है? हमारा भारत। और मध्य एशिया ये है, ये क्या है? मध्य एशिया। ये क्या है? मध्य एशिया है, जहां की पूर्वी शाखा जो आर्य लोग थे, ये आर्य कहां आ गए? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये हो गई, क्या हो गई जी? ये हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और ये हो गई भैया, ये हो गई आर्य सिविलाइजेशन। ये कौन सी? आर्य सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, सप्त सैंधव क्षेत्र। क्या हो गया? सप्त सैंधव क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भैया कि ये जैसे चेनाब है, चेनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? बितस्ता। रावी का प्राचीन नाम क्या था? परुष्णी। व्यास का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। सतलज का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। और सरस्वती जिसे सरस्वती कहते थे या द्वासदती नदी कहते थे। क्या कहते थे? द्वासदती या द्वसदती नदी भी कहते थे, लेकिन सरस्वती ही आता है लिखा हुआ। और इंडस नदी जिसे सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए लिख लीजिए। महाभारत में नहीं, ना 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 ना, वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वो कहते हैं ना आर्यपुत्र, वो एक अलग है। आर्य वो क्षत्रियों को कहा गया है। आर्यपुत्र का मतलब वहां क्षत्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? वहां पर क्षत्रिय हो जाता है। आर्यपुत्र का मतलब वहां क्षत्रिय से है। ठीक है, ये सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ये सभ्यता की बात हो रही है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं सुनील, कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी आईडी की। चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहां तक। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं। बेटा मुझे बताना भी कि आप लोग वहां पहुंचे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग आए हो या नहीं आए हो। चलिए हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। चलिए इसे बंद कर दो। हम बात करते हैं भैया किसकी? कि एक मनुस्मृति है, मनुस्मृति, जिसमें सरस्वती और द्रस्वती नदियों के बीच का जो प्रदेश है उसे ब्रह्मव्रत पुकारा गया है। क्या पुकारा गया है? ब्रह्मव्रत पुकारा गया है। ठीक है जी, क्या पुकारा गया है? ब्रह्मव्रत पुकारा गया है। मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई है। जो ऋषि मनु थे, मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई है, जिसमें यह बताया है कि सरस्वती और द्वसदती नदियों के बीच के जो क्षेत्रफल थे, जो प्रदेश थे, उनको ब्रह्मव्रत पुकारा गया।
अब बात आती है ब्रह्मवृत पुकार लिया वैदिक संहिता की। वैदिक संहिता में 21 नदियां बताई गई थी, जबकि ऋग्वेद में 25 नदियां बताई गई हैं और नदी सूक्त में 21 नदी बताई गई हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर हम बात करेंगे, आप यहां पर बताना कि ऋग्वेद में 25 नदियां बताई गई हैं, कितनी 25, जबकि वैदिक संहिता में कितनी 31 नदियां हैं। और नदी सूक्त में कितनी बताई हैं? नदी सूक्त में ऋग्वेदा देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ 21 रिवर्स इन नदी सूक्ता। जो ऋग्वेद का नदी सूक्त है उसमें मात्र 21 नदियों का जिक्र है, जबकि ऋग्वेद में 25 और ऋग्वेद के अंदर ही एक नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियां बताई हैं, जबकि वैदिक संहिता में 31 नदियों का जिक्र है। किसका? 31 नदियों का जिक्र किया गया है। चलिए नोट डाउन करिएगा। देखिए, हाँ जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें आप लोग लिखिएगा जल्दी जल्दी से कि मनुस्मृति में सरस्वती और द्वसदती नदी के प्रदेश क्या कहलाते थे। यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा गया प्रश्न है कि ब्रह्मव्रत पुकारे जाते थे। ठीक है, क्या पुकारे जाते थे? ब्रह्मव्रत पुकारे जाते थे। वैदिक संहिता में कुल कितनी नदियां बताई गई थी? 31, जबकि ऋग्वेद में 25 और ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी बताई गई हैं? तो आप कहेंगे 21। चलिए चलिए लिख लिया यहां तक आप लोग? जल्दी जल्दी से लिखते रहिए। ठीक है भैया, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते रहेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है भैया, बहुत शानदार। चलिए, शायद कुछ, हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है, बेहतरीन तरीके से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भैया, रणवीर जी, मैं बिल्कुल जयपुर आऊँगा, बिल्कुल जयपुर आऊँगा, आप ज़रूर मिलना वहाँ पर। चलिए, सब ये सारी चीज़ लिख लिया हो तो नोट्स ज़रूर करना। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे बताया गया है ऋग्वेद में? सिंधु नदी को। सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है? सरस्वती नदी को। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि सिंधु नदी के आसपास और इसकी सहायक नदियों के किनारे पर ही मैक्सिमम सभ्यताएं थी या मैक्सिमम स्थल पाए गए थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाए गए थे। तो ऋग्वेद में से सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को, और ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम एक बार मिला है, गंगा नदी का नाम एक बार, जबकि जबकि यमुना नदी का नाम, जबकि यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी का नाम 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? 3 बार। और गंगा नदी का नाम केवल 1 बार आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम 1 बार है, केवल 1 बार है। और भैया यमुना नदी का नाम 3 बार आया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। क्या है? सिंधु नदी। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। गंगा नदी ऋग्वेद में 1 बार बताई गई है, जबकि यमुना नदी 3 बार बताई गई है। कितनी बार? 3 बार। चलिए, ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया इतना आप लोगों ने? चलिए, लिख लिया होगा। देखिए, अब समझना तो आपके ऊपर है, मेरा काम पढ़ाना, लिखवाना और बताना है, समझाना है।
समझना आपके ऊपर है। अगर आप केवल ही कमेंट लिखेंगे तो फिर समझ में तो आना नहीं, क्योंकि दिमाग कहाँ जा रहा है, कमेंट में जा रहा है। वहाँ हम टाइप कर रहे हैं तो हमारे समझ में तो आएगा नहीं। समझने के लिए हमें माइंड को फ्री करना पड़ेगा और फिर हम समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, मैंने यही कहा कि यहाँ पर यमुना नदी 3 बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। और हमने ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र को बताया। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, जो कि 250 सूक्त, इंद्र के लिए 250 सूक्त का प्रयोग हुआ है। कितने सूक्त का प्रयोग हुआ है? तो 250 सूक्त का प्रयोग हुआ है, सूक्ताज। ठीक है जी। और अग्नि जो प्रमुख देवताओं में, इनके लिए 200 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। और वरुण के लिए 30 सूक्त का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द ये 36 बार आया है। कितने टाइम्स आया है? 36 टाइम्स आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और मुजवंत, हम बात करते हैं ऋग्वेद में मुजवंत की। ऋग्वेद में मुजवंत, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं उसकी चोटियों को मुजवंत कहा गया। मुजवंत कहा गया। क्या कहा गया? मुजवंत कहा गया। ठीक है जी। चलिए, यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर इसका बता दीजिए। ये वाला पूछ रहे थे आप, ये वाला पूछ रहे थे। चलिए, या ये वाला पूछ रहे थे, कौन सा पूछना चाह रहे थे आप? चलिए, ये चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। देखिए, प्राचीन इतिहास आपने पहली बार ही पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी आपको इतनी दिक्कत इसमें आएगी। वरना जैसे ही मॉडर्न और मिडिएवल स्टार्ट होगा या अन्य चीज़ें इसमें और स्टार्ट हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छे से आने लग जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राचीन इतिहास को ना के बराबर पढ़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो आना ही नहीं है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं, यहीं से बन जाते हैं। तो आप कहेंगे भैया इसकी सामाजिक स्थिति क्या है? वैदिक संहिता की बात करते हैं, ऋग्वैदिक समाज की बात करते हैं, तो ये पितृसत्तात्मक था, पैट्रियार्कल था। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करता हूं तो वो मात्र सत्तात्मक थी, मैट्रियार्कल थी। जबकि ऋग्वैदिक संहिता कैसी है? पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल। और ऋग्वेद में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, जैसे चाचा चाची, पापा मम्मी, ताऊ ताई सब लोग मिलकर रहते हैं, उसे बोलते हैं एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। और इस जॉइंट फैमिली के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, नृप्त। कौन सा? नृप्त। एक शब्द प्रयोग किया जाता था, नप्त्र। ठीक है जी। इसे हम क्या बोलते थे? नृप्त बोलते थे। क्या बोलते थे? इसको हम नृप्त कहते थे। ये चीजें आप लोग लिख लेना। इसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम नृप्त बोलते हैं। तो आप लोग इसको यहां पर लिखना। ठीक है, इसको यहां पर आप लोग लिखिएगा। मैं लिख देता हूं कि भैया इसे हम क्या बोलेंगे। तो आप लोग कहेंगे भैया इसे हम नृप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? इसको हम नृप्त बोलेंगे, नृप्त। ठीक है जी, इसको नृप्त बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नृप्त बोला जाएगा। ठीक है, नृप्त इसको बोलेंगे। आगे हम बात करते हैं कि सर ऋग्वेद में पर संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, जिसके लिए मतलब संयुक्त परिवार के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, नृप्त। कौन सा? नृप्त शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख था। वर्ण व्यवस्था का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या है जी? चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एक बार ये जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, इसको हम लोग बात करेंगे। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा। बताएं, किसी को कोई आपत्ति है यहां तक? कोई आपत्ति किसी को अगर हो तो प्लीज बताएं। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग इसकी बात करते हैं।
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी। नहीं भैया, हमने 36 बार पढ़ा है और हम इसको 36 बार ही लिखेंगे। हम इसको 36 बार ही लिखेंगे। ठीक है कि भैया यमुना नदी 3 बार प्रयोग हुई है ऋग्वेद में। प्रमुख देवता इंद्र, जिसे पुरंदर कहा गया। इन्हें भैया किसका, वर्षा का देवता माना जाता है। इन्हें आग का देवता और वरुण, यानी कि जो वरुण चलती है, हवा चलती है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति। ऋग्वेद की जो सामाजिक स्थिति थी वो पितृसत्तात्मक थी, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, जिसके लिए नृत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भैया 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त 4 वर्णों में बांटा गया है। 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में क्या है? एक पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है बहतू। कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? बहतू। बहतू का मतलब था कन्या को दिया जाने वाला उपहार। देखिए, ऋग्वेद में, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं है। कहीं भी दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं है। मौर्य वंश से दहेज प्रथा का उल्लेख आएगा। ठीक है, वहां पर दहेज प्रथा का उल्लेख होगा, लेकिन ऋग्वेद में दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं है। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वहतु। वहतु का मतलब है कि कन्या को दिया जाने वाला उपहार। ठीक है, गिफ्ट गिवन टू अ गर्ल चाइल्ड, कि भैया कन्या को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था? वो कहलाता था वहतु। क्या कहलाता था? वहतु। ठीक है। चलिए, नहीं नहीं भैया, इसे सूक्ता लिखते हैं। अंग्रेजी में इसको सूक्त नहीं लिखकर सूक्ता लिखते हैं। TA, सूक्ता लिखा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहां पर हमने इन चीजों पर चर्चा कर ली। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आई होप लिख ली होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी। अब बात आती है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है जो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो विद्वान महिलाएं थीं, जो विद्वान महिलाएं थीं, विदुषी कन्याएं थीं, वो कौन कौन थीं? तो ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा जैसी विदुषी, मतलब विद्वान, विद्वान कहते हैं इनको, विद्वान महिलाओं का जिक्र किया गया है। लर्न वुमेन की बात हो रही है कि ऋग्वेदा देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्न वुमेन लाइक लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एंड विश्वरा। ऐसे पूछेगा कि ऋग्वेद में कौन कौन सी महिलाओं का जिक्र किया गया, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी विद्वान महिलाओं का जिक्र किया गया है। यहां पर ये चीजें आती हैं। चलिए, हम बात करते हैं यहाँ पर ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला, विश्वरा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन। हमने CPO के लिए नहीं लिया है, CGL के लिए है। तो भैया CGL के लिए भी तो यही है, CGL, CPO। आप इसको पढ़ो, CPO के लिए पढ़ो, CGL के लिए पढ़ो, CHSL के लिए पढ़ो, MTS के लिए पढ़ो, सब में आएगा ये। अब आप चाह रहे हो मैं UPSC का आपको CGL में पढ़ा दूं, ये तो पॉसिबल है नहीं। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त 4 वर्णों में विभाजित था, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में। ठीक है, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र तो थे ही नहीं, वैश्य नाम दिया जाता था उन्हें। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भैया कन्या के लिए जो गिफ्ट दिए जाते थे, उपहार दिए जाते थे, उन्हें वहतु कहते थे। और ऋग्वेद में जो पढ़ी लिखी विद्वान महिलाएं थीं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सूक्त का मतलब जैसे मंत्र उच्चारण होता है ना, मंत्र कितने मंत्र हैं उनके लिए। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा जैसी विदुषी महिलाओं का जिक्र किया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए,
लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, शानदार, लाजवाब। चलिए, लिख लिया। आगे बात करते हैं। आगे बात आ जाती है अमाजू। अमाजू एक ऐसा शब्द है, अमाजू एक ऐसा शब्द है जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या के लिए प्रयोग किया जाता था। अमाजू, अमाजू मतलब उस कन्या को कहते थे जैसे वर्तमान में मिस है। श्रीमती शादीशुदा को कहते हैं। सुश्री जो शादी नहीं करती है, जो जीवन भर शादी नहीं करती है, वो सुश्री हो गई। ठीक है, जैसे सुश्री मायावती, सुश्री ममता बनर्जी, जिन्होंने जीवन भर शादी नहीं की, उन्हें हम ऋग्वेद में अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अगर मायावती जी ऋग्वेद के समय में होती तो इन्हें अमाजू मायावती कहा जाता। क्या कहा जाता? मायावती कहा जाता, अमाजू कहा जाता। जो आजीवन अविवाहित रहे उसे अमाजू कहते थे। अमाजू गर्ल हु रिमेन्स अनमैरिड फॉर लाइफ। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा पूछा जाता है। नियोग प्रथा पुत्र प्राप्ति के लिए, ऐसी प्रथा यदि किसी महिला का पति मर गया हो, यदि किसी महिला का पति मर गया हो और उसके कोई संतान ना हो, कोई पुत्र ना हो, तो वह महिला अपने पति के भाई के साथ सहचर्य करके बाय द इंटीमेशन वो एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी और अपने वंश को आगे चला सकती थी। क्या कर सकती? पुत्र प्राप्त करके अपने वंश को चला सकती थी। ये प्रथा नियोग प्रथा कहलाई। नियोग प्रैक्टिस नहीं कहेंगे इसको, नियोग प्रथा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? नियोग प्रथा कहेंगे। तो आप कहेंगे भैया इसको नियोग सिस्टम भी मत लिखना, क्योंकि इसे नियोग प्रथा ही कहा जाता है। नियोग प्रथा, ठीक है जी, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा थी, यदि किसी महिला का पति मर जाए तो वह अपने देवर के साथ, अपने ज्येष्ठ के साथ, जो जेठ होता है उसके साथ सहचर्य बाय द इंटीमेशन वो अपना पुत्र प्राप्त करके अपने वंश को आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन आज के दौर में अगर ऐसा हुआ तो भैया समाज मार गिरेगा, समाज हजार गालियां देगा। क्या कहेगा? हजार गालियां देगा। चलिए, अब बात आती है कि इसमें क्या था? दो प्रकार के विवाहों का जिक्र है। कौन कौन से विवाह थे? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह को इंग्लिश में भी अनुलोम विवाह कहते हैं और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम मैरिज और प्रतिलोम मैरिज मत लिखना, केवल अनुलोम विवाह, इंग्लिश में भी विवाह ही लिखना और प्रतिलोम को भी प्रतिलोम विवाह ही लिखना। इसका मतलब था कि जब उच्च कुल की महिला या निम्न कुल की महिला, इसमें होता था उच्च कुल का पुरुष, इसमें उच्च कुल का पुरुष उच्च कुल का पुरुष जब निम्न कुल की महिला से विवाह करता था, निम्न कुल की महिला से विवाह करता था, निम्न कुल की महिला से विवाह करता था, महिला से विवाह ठीक है, कि जब भैया उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की महिला से विवाह करता था उसे अनुलोम विवाह कहते थे। और प्रतिलोम विवाह क्या होता था? जब उच्च कुल की महिला, उल्टा है, उच्च कुल की महिला निम्न कुल के पुरुष से, किससे? निम्न कुल के पुरुष से, विवाह करे, इसे क्या कहते थे? अनुलोम विवाह कहते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में हम 8 प्रकार के विवाह करेंगे। क्या करेंगे? 8 प्रकार के विवाह पढ़ेंगे। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भैया ऋग्वैदिक संहिता में, ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह हैं, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह जब कोई सामान्य जाति का व्यक्ति जब किसी दलित महिला से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह है। और इसमें जब कभी सामान्य जाति की महिला अपने से नीचे के कुल में शादी करती है तो वो प्रतिलोम विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिलोम विवाह हो जाता है। हाँ जी, लिख लिया यहाँ पर सारी चीजें।
सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली होंगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक। आगे आती है भैया उत्तर वैदिक काल। आगे हम क्या पढ़ेंगे भैया, ये हमने अभी पढ़ लिया, अभी हम पहले इसको समाप्त करेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में कुलप शब्द परिवार का मुखिया। कुलप कौन होता था? जो परिवार का मुखिया। कुलप कौन होता था? हेड ऑफ द फैमिली। ग्रामीण मतलब ग्राम का मुखिया, हेड ऑफ विलेज। विस कौन होता था? विस्पति। देखिए परिवारों से मिलकर गांव बनता था, गांव से मिलकर विस बनता था, जैसे आज की डेट में ब्लॉक होता है, ठीक है जी, जैसे विस्पति। विस का अध्यक्ष कौन होता था? विस्पति। और इन छोटे छोटे विस यानी कि ब्लॉकों से मिलकर बनता था जन यानी कि कबीला, राज, उसका भैया अध्यक्ष होता था जनपति, जिसे राजा कहते थे। बलि इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बलि का मतलब क्या होगा? बलि प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। क्या है जी? बलि। इसको हम क्या लिखेंगे? बलि ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको हम बलि ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है भैया। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? बलि। कि भैया बलि क्या होगा? तो आप कहेंगे बलि क्या है? तो आप कहेंगे बलि, आप कहेंगे भैया बलि, इसको बलि ही लिखना। अ टैक्स वॉलेंट्री पेड बाय द सब्जेक्ट्स टू द किंग, ठीक है। अघन्या का मतलब क्या है? ना मारे जाने योग्य पशु, जिसे गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? गाय। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है कि भैया अनकिल्डेबल एनिमल, जिसको मारा ना जा सके, जो मारने या वध योग्य ना हो, ठीक है, जो वध योग्य ना हो, ठीक है। यहां तक आप लोग लिख लें, ये हमने लिख लिया है अच्छे से। अब इसके आगे होगी उत्तर वैदिक काल, जिसे हम पढ़ेंगे कल। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।